जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब की स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जीव विज्ञान के 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मैंने 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ना, ये पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिवाइज होते हैं एग्ज़ामों में। तो चलिए हम सेशन शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस वीडियो का जो मेरे बनाने का पर्पज़ ये है ना कि आपको प्रैक्टिस कराना है कि आप अब तक कितना पढ़ पाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आपको बताना है कि जो श्वसन की क्रिया होती है ना, ये कहाँ संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे दूसरा है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकाली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है। चलिए बताइए, जो मनुष्य सांस लेता है ना, जब सांस लेता है मनुष्य, तो उसके द्वारा बाहर निकाली गई वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 16%। ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इजी भी है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेता है ना, वो 16 से 18 बार लगभग लेता है 1 मिनट में सांस। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भोजन में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। सॉरी दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, यहाँ से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से 2 क्वेश्चन मिल गया। श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। हालांकि ये जो भाग है देखिए, ये कोशिका के भाग है। केंद्रक भी कोशिका का एक भाग है, राइबोसोम भी, लाइसोसोम भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। लेकिन इसमें जो स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे क्या दिया गया था कि श्वसन की क्रिया भी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट चलिए बताइए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यूरोक्रोम। ठीक है ना, ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि जो मूत्र का पीला रंग होता है ना, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। अब देखिए एसएससी 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। देखिए यहाँ पे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। दूसरा है, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है। आपको बताना है कि जो गुर्दे होता है ना, गुर्दे के दोस्तों इंग्लिश में किडनी बोला जाता है या फिर ब्रिक भी इसे बोल सकते हैं। गुर्दे की जो कार्यात्मक यूनिट इकाई होती है वो क्या होती है, सी नेफ्रॉन। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए बताइए, जो कृत्रिम गुर्दा होता है ना, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डायलिसिस। ये याद रखिएगा, डायलिसिस के सिद्धांत पे काम करता है कृत्रिम गुर्दा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए बताइए कि मानव शरीर में जो यूरिया की मोस्ट मात्रा होती है ना, वो किसमें पाई जाती है, तो मानव मूत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बार बार क्वेश्चन ये सभी पूछे जाने वाले हैं। देखिए मैंने सभी क्वेश्चन, ये एसएससी 2011 में पूछा था, ये भी 2011 में पूछा था, और ये भी 2011 में एसएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिवाइजेस क्वेश्चन है दोस्तों, और यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में होती है, तो मूत्र में होती है। क्लियर ना। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन रहा कि अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो डायलिसिस। तो ये गुर्दा पे ही आधारित होगा। अब मैंने बताया कि गुर्दा को ही आप लोग किडनी या फिर वृक्क के नाम से भी जान सकते हैं। तो जो डायलिसिस होता है ना, अब यहाँ पे देखिए डायलिसिस हटा के यदि आपसे अपोहन कहेगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपोहन, डायलिसिस या फिर अपोहन एक ही होता है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसे शब्द देखिए फंसाने के लिए आपको दे सकता है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया में पूरा करने के लिए होता है, तो ब्रिक में होता है। ठीक है ना। डायलिसिस का जो यूज होता है ना, वो ब्रिक यानी किडनी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा।
चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? चलिए बताइए। देखिए ये एसएससी 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत को। ठीक है ना, जो यकृत होता है जिसे लीवर आप बोल सकते हैं, उसको शरीर का रासायनिक कारखाना बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन रहा, पेसमेकर का संबंध किससे संबंधित है? यानी पेसमेकर का जो संबंध है ये किससे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, हृदय से। ठीक है ना, जो पेसमेकर का संबंध होता है ये किससे संबंधित है? हृदय से। और देखिए SRRB 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है, आपको बताना है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है। तो पेसमेकर का जो कार्य होता है ना दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। यहाँ पे इसका राइट क्या होगा? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। देखिए SSC 1999 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपको बताना है। देखिए SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। ठीक है ना, अमीनो एसिड में क्या होते हैं? ये पाचन क्रिया में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे आप लोग याद रखेगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? चलिए बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यकृत होगा। ठीक है ना, यकृत होगा इसका। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो क्या है? यकृत है। आप लोग इसे याद रखिएगा। SSC 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए सभी क्वेश्चन SSC 2002 में पूछे गए थे, अलग अलग शिफ्टों में। ये भी पूछा गया था, ये भी और ये भी। यहाँ पे चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए कि पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? चलिए बताइए। जो पित्त रस होता है ना वो कहाँ से स्रावित होता है, किससे पैदा होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। ठीक है ना, जो पित्त होता है, ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पित्त है ना ये कहाँ से स्रावित ये पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। और ये कहाँ जाके कलेक्ट होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त जमा कहाँ होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में कलेक्ट होता है ना। पित्त कहाँ से स्रावित हुआ, निकला कहाँ से? यकृत से, लेकिन जाके इकट्ठा कहाँ हो गया? पित्ताशय में। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में द्विगुणिक, आपको बताना है कि मनुष्य में द्विगुणिक क्रोमोसोम की संख्या होती है। अब बताइए। चलिए आपको बताना है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 46। कितना होती है? 46 होती है। अब देखिए क्वेश्चन ये किस तरह पूछा है। आप देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ये सबको पता है। लेकिन यहीं पे शब्द दे दिया द्विगुणिक। यानी द्विगुणिक मतलब कि जोड़ा, यानी कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े कितने होते हैं? तो 2 से यदि आप लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 23 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है ए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने की शैली चेंज हो गई है। हालांकि आपको आंसर पता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, लेकिन यहाँ पे द्विगुणिक क्रोमोसोम की पूछा है। क्रोमोसोम को ही दोस्तों गुणसूत्र बोला जाता है। तो कितना होता है? 23। आप लोग इसे याद रखें। पुरुष में पुरुषसूत्र के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? आपको बताना है कि पुरुष में पुरुषसूत्र के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, XY। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कोई चीज़ समझ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर? माता के ऊपर कि पिता के ऊपर? तो बच्चों का जो क्या नाम है कि लिंग जो निर्धारण होता है ना वो पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे माता का जो गुणसूत्र होता है ना वो XX होता है, लेकिन पिता का होता है क्या? XY ना। तो यहाँ पे यदि माता ने X गुणसूत्र दिया और पिता ने X गुणसूत्र दिया तो वो क्या पैदा होगा? वो जो पैदा होगा ना उनके संयोजन से वो पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। लेकिन माता ने यदि X दे दिया, ठीक है, माता ने यदि X दे दिया और पिता ने Y दे दिया तो वो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। यहाँ पे माता का तो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि माता हमेशा भी देगी तो X ही देगी। लेकिन पुरुष का यदि X दे देता है तो बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का और लड़की पैदा होगी। ठीक है ना। ये लेकिन यहाँ पे यदि Y दे देता है तो लड़का पैदा होगा। तो डिपेंड किस पे हुआ?
माता यानी पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह बनता है कि बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है किसकी गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र पे। ठीक है ना। आई होप दोस्तों कि ये आप लोग समझ पा गए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे मैंने आपको 46 बताया है, तो 46 होती है, ऑप्शन डी। एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन यदि जोड़ी की बात कर देगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 23। तो यहाँ पे 23 जोड़ी पूछा गया था और यहाँ पे पूरा टोटल पूछ दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। नर मतलब कि पुरुष में, तो पुरुष में मैंने आपको बताया कि पुरुष में XY गुणसूत्र रहता है, तो यहाँ पे XY। यदि महिला की बात करेगा तो XX। ठीक है ना। और यदि पुरुष की बात करेगा तो XY गुणसूत्र होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताइए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है ना। ये डेट आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या दिवस होता है 11 जुलाई को मनाता है और जो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, यानी मधुमक्खियों का जो पालना होता है ना, पालन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एपी कल्चर। ठीक है ना। मधुमक्खियों का पालन जो होता है ना वो एपी कल्चर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे यदि बाकी सभी अदर ऑप्शंस की बात करें तो सेरीकल्चर जो होता है ना, रेशम पालन, यानी रेशम पालन का क्या कहलाता है? सेरीकल्चर में रेशम का पालन किया जाता है। और सी की बात करें तो फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर। और पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन, पीसी कल्चर से हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का रहा कि रेशम पालन कहलाता है, आपको बताना है। चलिए बताइए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन रहा कि रेशम पालन कहलाता है। तो मैंने आपको उत्तर ही बता दिया कि ऊपर बताया था ये जो सेरीकल्चर होता है ना, इसमें रेशम पालन होता है। पहला एपी में क्या होता है? मधुमक्खियों का, और सेरीकल्चर में रेशम का, हॉर्टिकल्चर में फलों का और पीसी कल्चर में मत्स्य का। तो यहाँ से रेशम पालन का पूछा है तो इसका राइट क्या होगा? सेरीकल्चर। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो 25 क्वेश्चंस कराया है ना आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो के माध्यम से बस आपको मैंने बस प्रैक्टिस कराना है, आपने कितना पढ़ा है और कितना स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगले इस वीडियोज़ में इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।